मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 6, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल वी आर डूइंग एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड, यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड माय 5 लेक्चर्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, इन्वेंट्री कंट्रोल में, चैप्टर 8 ACCA F9 स्किल लेवल। बेटे चैप्टर 6 को हम चैप्टर 8 की लेक्चर नंबर 6 में आज आ गए हैं। No doubt I have covered all the concepts in last lecture, 5 lectures. पर मुझे लगा कि एक छोटी सी बात अभी और भी रहती है, वो मैं अभी बताने वाला हूं। आप अपना रजिस्टर्स ओपन कर लें। ग्रेट मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, इन्वेंट्री कंट्रोल, F9। और बेटे जो आज कंसेप्ट बता रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जामिनेशन में बार बार उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद डिस्काउंट। सो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आपको कुछ डिस्काउंट की बातें बताऊंगा। तो मैं आपके सामने एक बार ये कहना चाहता हूं कि आप सभी के सभी रजिस्टर को ओपन करें, कमर बिल्कुल सीधी करें, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें। और आज का ये जो चैप्टर है ना, जो जो द लेक्चर, द कंसेप्ट व्हिच आई विल बी टेलिंग यू टुडे, थोड़ा सा समझने, थोड़ा सा आपका फोकस ज्यादा चाहिए। है तो इजी, बट फोकस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। मैं आज के इस क्लास के एजेंडा की बात करूं तो एजेंडा ये रहा बेटे। मैंने आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद द टेबुलर मेथड, विद द ग्राफिकल मेथड, विद द विलियम जो बाउमल फॉर्मूला मेथड, हमने सब किया। सिंबल थोड़े से चेंज कर दिए हमने, अपने हिसाब से कर दिए, आप उसकी टेंशन मत लें। आपको लॉजिकली मैंने सब बताने की कोशिश की, बड़े सारी केस स्टडीज की, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। तो वैसे आज के इस लेक्चर में आप ऊपर पहले लिखें एजेंडा। बेटे एक लर्निंग आउटकम रह गया था जो मुझे डिस्कस करना है। दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी व्हेन देयर इज नो इंसिडेंस ऑफ डिस्काउंट, जब डिस्काउंट नहीं होगा। एंड सेकंड इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी व्हेन देयर इज इंसिडेंस ऑफ डिस्काउंट इज देयर। दो बातें मैं रिपीट करूंगा। मैंने अभी तक जो भी कुछ आपको कराया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, वेदर इट इज एज पर टेबुलर मेथड, वेदर इट इज एज पर फॉर्मूला मेथड, वेदर इट इज एज पर ग्राफिकल मेथड, वी हैव अज्यूम्ड समथिंग। बेटे विलियम जो बाउमल मॉडल ने जब इन्वेंट्री इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल बनाया, तो उसमें कुछ उन्होंने अजम्पशंस ली। जैसे टेबल टेनिस खेलते हैं तो कुछ अजम्पशंस होती हैं कि टेबल का साइज ये होगा, बॉल का साइज ये होगा, उसका वेट ये होगा, रैकेट ऐसा हुआ, ऐसा होगा। टेबल टेनिस में बड़े बड़े रैकेट ले लेते हैं। इट मींस इट हैज सम assumptions. Similarly, we have already discussed those assumptions. मैं दोबारा नहीं बता रहा, लेक्चर 2 में 1 में मैंने बताई है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप कभी अमेजोन में कभी आप खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट में सामान खरीदते हैं, या ऑनलाइन बाय करते होंगे, या कहीं पे भी आप देखते हैं कई बार सेल लगी होती है, कई बार डिस्काउंट मिल रहा होता है। अमेजोन में अगर डिस्काउंट मिल रहा है, फेस्टिवल डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप जनरली उस डिस्काउंट को अवेल करने की कोशिश करते हैं। बट उस डिस्काउंट में एक कंडीशन होती है कि आपको एक नहीं कम से कम 3 यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। इट मींस क्वांटिटी कई बार ज्यादा खरीदनी पड़ती है तो आपको वो डिस्काउंट अवेलेबल होगा। और आपको नहीं भी रिक्वायरमेंट होती, आपको लगता है कि शायद फ्यूचर में कभी चाहिए होगा, तो आप ज्यादा क्वांटिटी बाय कर लेते हो, जबकि आपकी उस समय नीड नहीं होती, बिकॉज यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड दैट डिस्काउंट। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू एज अ फाइनेंस मैनेजर इन दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 इन्वेंट्री कंट्रोल चैप्टर 8 में आप कंपनीज के लिए, अपोलो टायर्स के लिए, नेरोलैक पेंट्स के लिए, मैगी नूडल्स के लिए, you have to take the decision that whether you should take that discount or not. क्योंकि परचेज प्राइस में डिस्काउंट मिलता है कई बार अगर आप कुछ क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हो। तो ये बेटे ये तो सभी जगह अवेलेबल है, अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, पाकिस्तान में, इंडिया में। इट इज वर्ल्ड वाइड, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना दैट इफ यू बाय इन बल्क देन वी विल गिव यू डिस्काउंट। आप बिग बाजार में जाते हैं, कुछ ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो वो डिस्काउंट देते हैं। सिमिलरली आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं कि आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे if there is a discount is also there. Up to this lecture, up to lecture number 5, मैंने जो भी डिस्कस किया उसमें डिस्काउंट नहीं लेकर आया। मैंने रीऑर्डर लेवल बताया, मैंने आपको एक EOQ बताया, मैंने आपको EOQ की assumptions बताई, और उसमें assumption में था भी कि परचेज प्राइस विल रिमेन फिक्स्ड। बट आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं कहता हूं कि अगर हम रियलिटी की बातें करें, प्रैक्टिकल सेंस की बातें करें, अमेजोन की बातें करें, फ्लिपकार्ट की बातें करें, तो देयर इज इंसिडेंस ऑफ डिस्काउंट। तो मैंने आज के लेक्चर में 2 हिस्से डिवाइड किए। ये वाला हिस्सा तो आप पहले ही कर चुके हैं, व्हेन देयर इज नो डिस्काउंट, वी हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड दैट।
एंड इन दैट केस जब हमने ये कहा कि नो डिस्काउंट, तो बेटे हमने कहा कि हमारी परचेज कॉस्ट जो है फिक्स्ड रहने वाली है, इट विल नॉट चेंज। ये बात हमने अज्यूम की थी, बिकॉज जब डिस्काउंट ही नहीं है, आप 1 यूनिट लें, 100 लें, 1000 लें, 10,000 लें, हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, परचेज प्राइस पर यूनिट विल रिमेन सेम। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट किया था, एंड वी हैव कैलकुलेटेड होल्डिंग कॉस्ट, एंड वी हैव सीन दैट दिस इज वेरिएबल इन नेचर एंड दिस इज आल्सो वेरिएबल इन नेचर। क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का बेटे सांप और नेवले का रिलेशनशिप है। अगर ऑर्डरिंग बढ़ेगी तो होल्डिंग कम होगी, होल्डिंग बढ़ेगी तो ऑर्डरिंग कम होगी। आई हैव ऑलरेडी गिवन द लॉजिक्स, मैं अब बार बार उसको नहीं आ रहा। तो आज के इस लेक्चर में वैसे भी मैंने ये बताना ही नहीं है, मैंने तो ये बताना है व्हेन देयर इज हाउ टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी व्हेन देयर इज इंसिडेंस ऑफ डिस्काउंट। जब डिस्काउंट का इंसिडेंस हो, इसका मतलब परचेज कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट कांस्टेंट, it means purchase cost per unit is also becoming variable because discount is available. तो अगर डिस्काउंट मिलेगा तो आपको परचेज कॉस्ट में कुछ डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब उस केस में आप कैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, आज का ये लेक्चर बेटे इसी बात पे निर्धारित है। आई रिपीट, आप रजिस्टर ओपन कर लेना बेटे, आप लिखो ना, आप लिखो ना, आज का एजेंडा भी तो यही है क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी व्हेन देयर इज इंसिडेंस ऑफ, व्हेन देयर इज इंसिडेंस ऑफ, व्हेन देयर इज इंसिडेंस ऑफ डिस्काउंट। मतलब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ईओक्यू जब डिस्काउंट होगा। मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू ये बात बताना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, मैंने जो अभी तक आपको लॉजिक्स बताए 5 लेक्चर्स तक, मैंने एक बात आपको बताने की कोशिश की, whether it is a tabular, whether it is whether it is graphical, whether it is formula, I have focused on, I have only focused on, for example if I say this is total inventory cost, मैं आपसे जो कहना जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। अभी तक जो भी कुछ किया आपने 5 लेक्चर्स तक, क्योंकि हमने अजम्पशंस ली थी कि फिक्स कॉस्ट, परचेज कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड, बट आज हम उन अजम्पशंस को थोड़ा सा हल्का सा लूज कर रहे हैं, उसमें से एक अजम्पशन को लूज कर रहे हैं। आपने जो अभी तक किया था वो ये था कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है उसमें उसमें एक तो फिक्स्ड इन नेचर की है, कुछ फिक्स्ड इन नेचर अभी अभी मैंने बताया, एंड समथिंग इज वेरिएबल इन नेचर। वेरिएबल का मतलब है जो बदलता रहता है, फिक्स का मतलब है जो फिक्स्ड रहता है। तो जैसे जैसे मैंने आपसे बात की थी, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट परचेज कॉस्ट इज रिमेन फिक्स्ड इफ देयर इज नो डिस्काउंट। मैं बार बार यही बोल रहा हूं, परचेज कॉस्ट इज फिक्स्ड व्हेन देयर इज नो डिस्काउंट, बट whether there is discount or whether there is no discount, ordering cost, ordering cost, ordering cost and holding cost and holding cost are variable in nature। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, मैंने कहा जो डिस्काउंट हो या ना हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट तो वेरिएबल इन नेचर की हमने टेबलर फॉर्म में देखा था लेक्चर नंबर 2 में। बट द पॉइंट, इसलिए हमने जो भी कैलकुलेशंस की उसमें परचेज कॉस्ट का ध्यान ही नहीं दिया, हमने इसको कैलकुलेट करने की कोशिश ही नहीं की, एंड वी हैव इग्नोर्ड कि भाई परचेज कॉस्ट तो कांस्टेंट है, आप जितने मर्जी यूनिट्स लें तो इसको लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लें तब भी नहीं पड़ता, इट इज बेटर नॉट टू टेक इनटू अकाउंट। इट मींस जो भी मैंने डिसीजंस ली आज तक वो मैंने ली कि मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहां पे मिनिमम है, एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला यूज किया 2ACA अपॉन CH, इट इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बट द पॉइंट इज बेटे, आपको मैं आज एक बात ये कहता हूं कि आपसे मैं कहूं कि आप जीरो से लेकर या ऐसा समझ लें 0 से लेकर 10 यूनिट्स अगर आप परचेज करते हैं, है ना, और 11 से लेकर 25 यूनिट्स आप खरीदते हैं, 26 से लेकर 50 यूनिट्स अगर आप परचेज करते हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप 0 से लेकर 10 यूनिट तक खरीदते हैं तो अज्यूम कर रहे हैं कि आपको $10 पर यूनिट की कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है सर,
और अगर आप 11 से 25 खरीदते हैं तो आपको $9 की कॉस्ट पड़ेगी, और अगर आप 26 से 50 खरीदते हैं तो $8 की कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, इट मीन्स परचेज कॉस्ट बदल रही है, और रियलिटी में लाइफ में परचेज कॉस्ट बदलती ही है। सेम कब रहती है यार? आप बताओ, आप 5 किलो टमाटर खरीदते हो, वो 1 किलो का रेट बताता है, आप कहते हो जी 5 किलो खरीदने हैं, पता रेट कितना है, तो आप बल्क डिस्काउंट की बातें करते हो। आपने मैंगोज परचेज करने, 1 किलो का रेट अलग होता है और 3 किलो का रेट अलग होता है और पूरे कट्टे का रेट अलग होता है। आई नो दैट यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. So my point is, if there is incidence of discount, then purchase cost will also become variable. तो मैंने आज तक जो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में फॉर्मूला बताया है, बेटे वो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता. दैट कैन नॉट बी एप्लीकेबल, बिकॉज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विलियम जे बाउमल मॉडल तभी आप लगा सकते हैं इफ दोज अजम्पशंस आर देयर, एंड एज पर दोज अजम्पशंस, फर्स्ट अजम्पशन इज परचेज कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम. इट मींस आप टेबुलर मेथड ही लगा सकते हैं, ग्राफिकल तो मैंने समझाने के लिए बताया था. तो बेटे आई वांट टू से यू दैट tabular method will be only applicable in case discount is there. अब एक बच्चा को नींद आ रही थी, वो कहता है ऐसा क्यों? बेटे मैंने कहा ना कि आप फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब आपके पास फिक्स परचेज कॉस्ट फिक्स्ड हो. बट अगर मैं डिस्काउंट इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो मैंने वो अजम्पशंस को ब्रेक कर दिया जो विलियम जे बाउमल ने सोची थी. जब अजम्पशंस ही ब्रेक हो गई तो वो फॉर्मूला थोड़ी एप्लीकेबल कर सकते हैं. इट मींस एक बात बड़ी ध्यान से समझ लो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो क्वांटिटी है, अगर डिस्काउंट है तो मैं फॉर्मूले की हेल्प से नहीं कर सकता. आई कैन नॉट सॉल्व इट विद हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला. फॉर्मूले से तो कर ही नहीं सकते. आई कैन ओनली डू विद हेल्प ऑफ टेबुलर मेथड, बिकॉज वहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट तो वेरिएबल है ही, होल्डिंग कॉस्ट भी वेरिएबल है, नाउ परचेज कॉस्ट भी वेरिएबल बन जाएगी. अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये देखिए ध्यान से. मैं आपसे कहता हूं जी, आप सपोज करिए और मुझे बताइए कि अगर आप, या चलिए कोई छोटा सा दूसरा एग्जांपल में लेता हूं जिससे कि आप समझ जाएं. आपने इफ यू हैव परचेज फ्रॉम 1 to 3 टी शर्ट्स, एज्यूम करते हैं कि नाइकी के टी शर्ट्स की सेल लग गई. उन्होंने कहा जी 1 से 3 टी शर्ट खरीदोगे तो हम आपको फ्री में कितनी देंगे? फ्री में 1 टी शर्ट देंगे. ठीक है सर. अच्छा, अगर आप 4 से लेकर 10 टी शर्ट खरीदोगे तो हम आपको 2 टी शर्ट फ्री में देंगे. ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया. बड़े ध्यान से सुनना, जो एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है. 11 से लेकर 15 तक खरीदोगे तो हम आपको 3 टी शर्ट फ्री में देंगे. मैं अब आपसे पूछता हूं, यू आर ए स्किल लेवल स्टूडेंट, यू आर डूइंग ACCA, यू आर डूइंग F9. कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको अगर 2 टी शर्ट फ्री में चाहिए तो कितनी टी शर्ट खरीदेंगे? अगर मुझे 2 टी शर्ट चाहिए तो मैं कितनी टी शर्ट खरीदूंगा? बेटे 2 टी शर्ट में भी 2 फ्री मिल सकती है. आप बताओ इस एग्जांपल में कैसे मिलेंगे? एक बच्चा सोचने लग गया, उसको नींद आ रही थी, कमर सीधी करके नहीं बैठा था. मैंने कहा 2 टी शर्ट खरीदने में भी 2 फ्री मिल जाएंगी, जबकि वो यहाँ लिखा नहीं है. बिकॉज यू आर ए फाइनेंस गाय, यू आर ए ACCA. आप बताइए कैसे 2 खरीदने में 2 मिल जाएंगी? एक बच्चे को समझ आ गई, उसने कहा सर हम पहले क्या करेंगे, 1 खरीदेंगे, जाएंगे 1 खरीदेंगे और बाहर आ जाएंगे, तो 1 के साथ 1 तो फ्री मिलेगी. फिर दोबारा जाएंगे और फिर 1 और खरीदेंगे और फिर 1 के साथ 1 और फ्री मिल जाएगी. इसका मतलब हमने 2 खरीदी और हमें 2 टी शर्ट फ्री मिल गई, हमें 4 खरीदने की जरूरत ही नहीं है. बिल्कुल सही बात. इस बच्चे ने जाने अनजाने में आपको एक लॉजिक दे दिया. क्या लॉजिक दिया? कि इफ देयर इज अ क्लास इंटरवल, अगर यहाँ पे कहीं क्लास इंटरवल है जहां पे आपको परचेज प्राइस का डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे 1 से 3 खरीदें, 4 से 15 खरीदें, 11 से 15 खरीदें, 1 से कुछ भी, तो आप क्या करेंगे? यू विल ऑलवेज बाय द लोअर लेवल, यू विल ऑलवेज परचेज एट द लोअर लेवल. आप मेरी बात समझ रहे हैं? बेटे क्लास इंटरवल में 2 लेवल्स होते हैं, एक लोअर लेवल होता है और एक हायर लेवल होता है. लोअर लेवल का मतलब है नीचे का लेवल. इसका मतलब बिकॉज डिस्काउंट तो लोअर लेवल में मिलेगा, बीच में भी मिलेगा, अप टू हायर में मिलेगा, तो बेटर है आप डिस्काउंट लेने के लिए लोअर लेवल ही लें. तो डिस्काउंट स्कीम में 2 बातें हमने अभी अभी सीख भी ली. एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला आप लगा ही नहीं सकते, हमें टेबुलर मेथड ही करना पड़ेगा बिकॉज परचेज कॉस्ट वेरिएबल बन जाएगी. सेकंड पॉइंट, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको अभी अभी बताई, कि अगर आपको डिस्काउंट स्कीम्स में डिफरेंट डिफरेंट परचेज शेड्यूल्स गिवन है और उसमें क्लास इंटरवल्स गिवन है कि 1 से 10 तक इतने रेट लगेगा, 11 से 20 तक इतना रेट लगेगा, इतने से, तो यू विल ऑलवेज गो फॉर द लोअर वैल्यू, द लोअर क्लास इंटरवल. आई हैव जस्ट गिवन यू द लॉजिक विद हेल्प ऑफ टी शर्ट एग्जांपल. अब सवाल आता है
कि आप क्या अपनी केस स्टडी से अपने जूस नोट से कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। बेटे मैंने आपके सामने जूस नोट्स निकाल दिए, ये देखिए जूस नोट्स है बेटा, बेटे चैप्टर 8 के हैं और मैंने इसमें कंसेप्ट, अभी आई हैव नॉट डिस्कस्ड जूस नोट्स, मैं अभी जूस नोट्स बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कंसेप्ट नंबर 1 में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, types of inventory cost we have covered, methods of this we have covered, economic order quantity we have covered, reorder level we have covered, inventory management system we have covered, हमने सारा कुछ कवर कर दिया। बस हाँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की एक सिचुएशन नहीं कवर की थी, तो वो मैं अभी कर रहा हूं, दैट हाउ टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी व्हेनेवर देयर इज अ डिस्काउंट। हमने जो भी किया था डिस्कस, उसमें नो डिस्काउंट था। आज हम इस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं कि जब डिस्काउंट होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो बेटे अभी जूस नोट्स तो वैसे मैंने एक्सप्लेन किए नहीं, बट आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी ब्यूटीफुली, यू नो। अभी हम देखेंगे, मुझे तो लगता है जूस नोट्स की आपको इतनी ज्यादा है इंपॉर्टेंस में नहीं आएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये कर लिया। फिर भी आप रीड करने को कर सकते हैं, आपको समझ आएंगे, वैसे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी पहले हम आज के इस लेक्चर में, मैं अभी तो बेटे आज ये केस स्टडी करानी है, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद डिस्काउंट्स, एंड देन आई हैव टू डिस्कस कैप्लॉन। तो जूस नोट्स तो मैंने अभी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर 7 के भी नहीं बताए, चैप्टर 1 के भी नहीं बताए। मैं लास्ट में जूस नोट्स एक बार फटाफट रिवाइज करता हूँ, या लाइव सेशंस में हम जूस नोट्स को डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर रहे बेटे। आइए आइए जी, आइए दोस्त, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करने जा रहा हूं। बेटे मैंने इसको विकिपीडिया से भी देखा, देखो ना बेटे कहां कहां से आपके लिए मैंने चीजें कैलकुलेट की हैं। विकिपीडिया इन्वेंट्री कंट्रोल, बेटे इन्वेंट्री इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट, and if I can minimize this cost, I can maximize my profit. In the last 5 lectures we have seen that how we can minimize the ordering cost, how much to order in one order, how many units to be ordered in one order, so that I can minimize my ordering cost, so that I can minimize my holding cost. आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूं कि how many units to be ordered so that I can minimize the total inventory cost. When I say total inventory cost, it means purchase cost, क्योंकि purchase cost भी अब वेरिएबल बन जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो वो पहले ही वेरिएबल था, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट वो पहले भी वेरिएबल था। हाँ, परचेज कॉस्ट आज उसने अपना रूप बदलकर एक वेरिएबल के झोले में आ गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। देखिए जी, बड़ा प्यार से इन्होंने समझाया है इन्वेंट्री कंट्रोल। आपको टाइम मिले ना बेटे, सच कह रहा हूं, आप इसको जरूर देखा करो कि मतलब विकिपीडिया एक ऐसी साइट है जो मुझे लगता है ज्यादा आपको अच्छी लगेगी। आइए जी, थोड़ा सा पहले कंसेप्ट देख लें, फिर हम आगे चलेंगे। मैं भूपेश आनंद, हाँ जी, मैं ही भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि आज के बाद आपको कभी भी, देखिए बेटे अभी अंडरस्टैंड करने के लिए मैं करा रहा हूं, क्योंकि 2 टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ऑन ईओक्यू विद डिस्काउंट। तो पहले समझने के लिए आप ये बात लिख लें, क्या लिखेंगे, फॉलोइंग आर द 3 स्टेप्स। कैप्लॉन में, बीपीपी में 7-8 स्टेप्स दिए हुए हैं इस चीज को करने के लिए। बेटे 6-7 स्टेप्स में तो आप कंफ्यूज ही हो जाएंगे, आंसर हमारा वही आएगा, बट आपको मैं खाली 3 स्टेप्स बता रहा हूं, बड़े छोटे छोटे से, सिंपल से। अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो वो 7-8 स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है एज पर कैप्लॉन एंड एज पर बीबीपी। तो आप लिखना स्टार्ट कर दें, फॉलोइंग आर द 3 स्टेप्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ इंसिडेंस ऑफ डिस्काउंट। मैंने कहा ये 3 बातों को फॉलो करना पड़ेगा, 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर डिस्काउंट है तो। पहला स्टेप क्या होगा, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। बेटे आप एज ए फाइनेंस मैनेजर, अब आपके पास चॉइस है कि आप डिस्काउंट लें या ना लें। आज तक हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे थे विदाउट डिस्काउंट, तो एक तो प्रपोजल आपके पास हमेशा रहेगा दैट आई एम डोंट वांट टू गो फॉर डिस्काउंट, आई विल ओनली बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूनिट्स, एंड सेकंड प्रपोजल विल बी दैट आई कैन टेक दैट डिस्काउंट। तो बेटे 2 प्रपोजल्स तो कम से कम होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट देयर विल बी 2 प्रपोजल्स। तो मैंने कहा स्टेप नंबर 1 में आपने लिखना है, कमर सीधी हो जानी चाहिए बेटे, लेट के जो पढ़ रहे हैं वो बेवकूफ है, मैं क्या बताऊं। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। प्रपोजल नंबर 1 में लिखेंगे, प्रपोजल नंबर 1 में लिखेंगे, इसको ये भी कह सकते हैं दैट इज नॉट टू अवेल डिस्काउंट, और आई कैन से दैट टू बाय ईओक्यू यूनिट्स, कुछ भी कह सकते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं टू बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूनिट्स, that is not to avail the discount, or proposal number 1 will be
to buy the lowest of class interval. I think we have understood with the help of t-shirt example कि why I am going for the lowest class interval. आपको एक class interval दिया है, lowest से highest तक आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो आपने हमेशा lowest को buy चूज करना है. तो आप proposal number 2 लिख रहे हैं to buy at the lowest quantity level and avail the discount. तो I think step number 1 हम सबको समझ आ गया. अब हम क्या करेंगे step number 2 में? We know that we cannot apply the formula because discount is there, because purchase cost is not fixed, so we cannot use that formula. तो हमें tabular form ही यूज करना पड़ेगा. तो step number 2 लिखिए, prepare a table. सबने लिखना है. एक बच्चा कह रहा है एमसीक्यू का पेपर है. बेटे एमसीक्यू का है, भी दिखाऊंगा. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में बड़े बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं. आप अपने आप ही पता नहीं क्या क्या सोचते रहे. तो लिखो, prepare a table for calculating total inventory cost of alternative proposals. मतलब वो जो proposals थे, ये जो दो proposals थे, इनकी क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे. उसमें हम देखेंगे अगर हम डिस्काउंट नहीं लेते या पहले प्रपोजल में कितनी परचेज कॉस्ट आएगी, कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी, कितनी होल्डिंग कॉस्ट आएगी, तीनों को ऐड कर देंगे. इट मींस वी विल कैलकुलेट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ प्रपोजल नंबर 1 एंड वी विल आल्सो कैलकुलेट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ प्रपोजल नंबर 2. इसकी परचेज कॉस्ट कितनी है, इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, इसकी कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, इस प्रपोजल की टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है और इस प्रपोजल की टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है. फिर इन दोनों को कंपेयर करके चेक करेंगे. तो स्टेप नंबर 2 आप सब लिख रहे हैं, टेबल, प्रिपेयर अ टेबल और अ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स. तो मैंने अभी माना कि दो प्रपोजल्स हैं मेरे पास, 3 भी हो सकते हैं. पहला इज ईओक्यू, सेकंड इज डिस्काउंट यूनिट्स. मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब मैंने निकाला होगा फॉर्मूले से, तो उसमें डिस्काउंट को इग्नोर कर दिया होगा. ठीक है जी. तो इसमें देख लेंगे परचेज कॉस्ट कितनी आ रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है. आई थिंक यू आर ऑल अवेयर दैट हाउ टू कैलकुलेट इट. ये वाली कॉस्ट कितनी आ रही है, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा जी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. इट मींस आई विल टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू purchase cost plus ordering cost plus holding cost. And similarly I will calculate how much is, how much is that annual purchase cost if I take that discount. अगर मैं डिस्काउंट लेता हूं तो मेरी एनुअल परचेज कॉस्ट कितनी होगी, अगर मैं डिस्काउंट लेता हूं तो मेरी परचेज ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, और अगर मैं डिस्काउंट लेता हूं तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी, एंड देन हाउ मच विल बी माय टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. And then I can compare the total inventory cost of EOQ without discount and with discount, and I can decide. Third step will be I have to give the recommendation. Recommendation बेटे हमेशा बड़ी पोलाइट होती है, क्योंकि आप फाइनेंस मैनेजर हैं. आपकी रिकमेंडेशन जाएगी टॉप लेवल में, तो आप लिखेंगे द मैनेजमेंट में बी एडवाइज्ड. द मैनेजमेंट में बी एडवाइज्ड to accept proposal 1 और 2 जो भी आ रहा है, जिसमें भी कॉस्ट मिनिमम आ रही है, in order to minimize inventory cost. ये बेटे आपकी रिकमेंडेशन हो गई. इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं वैसे आपसे ये कहना चाहता हूं कि कैपलन और बीबीबी ने भी यही किया है, लेकिन 7-8 स्टेप फॉलो कर दिए उन्होंने. पता नहीं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड अडॉप्ट किया है. हमारा आंसर उनका आंसर सेम आएगा, बट हमारा मेथड बड़ा इजी है. 3 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप प्रपोजल, दूसरा स्टेप टेबल बनाओ, कॉस्ट निकालो, तीसरा स्टेप रिकमेंडेशन. बट बीबीबी ने और कैपलन ने इस तरह से किया. क्या किया, उन्होंने कहा कि डिफरेंस इन डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट लेते हैं तो कितना डिस्काउंट मिलेगा और वेरिएबल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आएगा, उन दोनों को कंपेयर किया, कॉस्ट और बेनिफिट कैलकुलेट किया. तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है, एज पर कैपलन एंड बीबीबी अ डिफरेंस वे हैज बीन फॉलोड. कैसे किया, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो वो अवेल करेंगे उसको कंपेयर किया विद द इंक्रीज. दिस इज अ बेनिफिट व्हिच दे विल बी गेटिंग इफ दे गो फॉर डिस्काउंट, and this is a cost which they will be incurring if they go for discount, because they have to buy more quantity and hence there will be more holding cost. So difference benefit और cost को compare किया. उसके बाद इन्होंने कहा कि नेट क्या हो रहा है, नेट सेविंग्स हो रही है या नहीं. इफ देयर इज नेट सेविंग्स देन वी विल गो फॉर द डिस्काउंट. वो मैं अभी बताऊंगा आपको. आप पहले आपके रेफरेंस के लिए मैंने कहा कि आपको ये ना लगे कि मैंने मेथड को दूसरा करा दिया. बेटे बड़ा सिंपल मेथड आपको बता रहा हूं.
ठीक है जी। तो एज पर कैपलन एंड बीबीबी डिफिकल्ट वे हैज बीन फॉलोड. दे हैव कंपेयर्ड द डिफरेंस कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. व्हेन आई से बेनिफिट, इट मींस द डिफरेंस इन द डिस्काउंट, द एडिशन ऑफ द डिस्काउंट व्हिच दे आर गेटिंग एंड द एडिशन ऑफ द कॉस्ट, एंड देन दे हैव कंपेयर्ड दीज टू एंड देन दैट इज नेट सेविंग. इसको सबको प्रैक्टिकली करने के लिए मैं एक केस स्टडी करा रहा हूं. कैलकुलेटर मेरे हाथ में, इरादे मेरे बुलंद हैं और मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको. फिर मैं एक गाना भी दिखाऊंगा. अगर आपकी बेटे अब ऑप्शन है कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, क्योंकि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4, वो दोनों के दोनों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद डिस्काउंट में है. तो अभी की केस स्टडी अगर आपने ध्यान से नहीं समझी तो वो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे. नेक्स्ट लेक्चर 7 में जब मैं कराऊंगा, आगे आपकी मर्जी है बेटा. दोबारा पैसे देने हो, एग्जामिनेशन फीस मुझे दोबारा देने हो, आपकी ऑप्शन है. केस स्टडी आप लिख रहे हैं, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेस्ट ऑर्डर साइज एज पर द इंफॉर्मेशन. आपको बेस्ट ऑर्डर साइज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है एज पर द इंफॉर्मेशन. मैंने कहा जी एनुअल कंजम्पशन है 8000 यूनिट्स, 8000 यूनिट्स यू आर बाइंग. एनुअल कंजम्पशन इज 8000 यूनिट्स. एक कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर इज $180 per order, and the holding cost is 10%. interest rate is, opportunity interest rate is 10% per annum. सभी बच्चे लिख रहे हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब अच्छे बच्चे हो. आप ऐसा नहीं सोच रहे कि आप एसीसी कर रहे हो, बहुत बड़े हो गए, एमसीक्यू कर रहे हो, बहुत हाई फाई. नहीं यार, बी लाइक अ स्टूडेंट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट बन जाओ. होमवर्क करो, कैलकुलेटर निकालो, पूरा बैग मेंटेन करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिलेगी. ठीक है जी. कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एज पर द इंफॉर्मेशन. एनुअल कंजम्पशन 8000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट $180 पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट 10% पर एनम. ठीक है सर. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटे, अभी आपको डिस्काउंट भी तो बताना है. अब देखिए क्या लिखा है. द यूनिट्स कैन बी परचेज एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल. सप्लायर जो ये रॉ मटेरियल दे रहा है, वो जो सप्लायर है वो ये कह रहा है हमें हम कौन, मैं आई एम अ फाइनेंस मैनेजर. किस कंपनी के? अपोलो टायर्स का. आई एम अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अपोलो टायर्स, और मेरा सप्लायर मुझे जो रबड़ दे रहा है वो ये कह रहा है जी आपको मैं ये शेड्यूल दे रहा हूं, अब आप देख लो कौन से में आप क्वांटिटी लेना चाहते हो. वो कहता है जी अगर आपने लॉट आपका 1 यूनिट से लेकर 999 यूनिट्स तक रहा तो हम आपसे ₹22 $22 चार्ज करेंगे पर यूनिट का. And if your lot size is from 1000 to 1499, then we will charge $20 from you. And if your lot size is from 1500 to 1999, then we will charge $19.50 from you. And if your lot size is 2000 and above, we will charge $18.50. बेटे अभी तक मैंने आपको जो लॉजिक बताया था हम उसको यूज करेंगे. आंसर ही आना चाहिए भाई साहब. अभी हम देखेंगे कैसे निकाल रहे हैं. बेस्ट ऑर्डर साइज विल बी 2000 यूनिट्स एंड द कॉस्ट विल बी $1,50,570. आराम से देखो जी. एक चीज मैं बताऊं, आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा. आगे मर्जी आपकी, आप ओरली क्लास अटेंड करना चाहते हैं, आपकी ऑप्शन है भाई साहब. मैंने तो जो बनना था बन गया, आपको समझा रहा हूं. आप अगर लिखते हैं तो बेनिफिट है. कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और बेस्ट ऑर्डर साइज एज पर द इंफॉर्मेशन. एनुअल कंजम्पशन इज 8000 यूनिट्स, ordering cost is $180 per order, holding cost is 10% per annum, and this is the schedule which is being given by the supplier. Lot size, if it is from 1 to 999 units, then $22 will be charged per unit. And if the lot size is from 1000 to 1499, मतलब 1000 यूनिट खरीदें, 1100 खरीदें, 1200 खरीदें, 1499 तक खरीदें तो ₹20 का रेट पड़ेगा. और अगर 1500 यूनिट्स खरीदें और 1999 तक 1500, 1600, 1700, 1800, 1801, 1850 कुछ भी, we will charge you 19.50 and at last we will charge you 18.50. I think जब भी क्लास इंटरवल दिया होता है, मैंने आपको एक टी शर्ट के एग्जांपल से बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा हाउ मेनी यूनिट्स टू बी परचेज. आप लोअर इंटरवल को ले लेंगे. ठीक है सर. मैंने आपको जो स्टेप्स बताए हैं मैं उन्हीं स्टेप्स में लगा रहूंगा, मैंने आगे पीछे नहीं जाना. कैपलन बीबीपी का जो कंसेप्ट है, जो मेथड है, बड़ा डिफिकल्ट है. आंसर सेम आएगा. आप मेरे साथ साथ हैं इस केस स्टडी को करने के लिए. आपने लिखना है एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अपोलो टायर्स, फॉलोइंग आर द 3 स्टेप्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. पहले बेटे कंसेप्ट समझ तो लो, जुगाड़ बाद में करना, पहले लॉजिक तो समझ लो, उसके लिए क्वेश्चन तो करो. फॉलोइंग आर द 3 स्टेप्स फॉर calculating best order size in case of discount is there. Step number 1,
statement showing alternative proposals. I think I have just told you that there are three types of steps. The first is statement showing alternative proposals. प्रपोजल नंबर 1, आप बता सकते हैं यहाँ पे कितने प्रपोजल्स होंगे? एक तो प्रपोजल ये होगा कि मैं 1000 यूनिट्स खरीदूं, 1500 यूनिट खरीदूं, 2000 यूनिट्स खरीदूं। अब आप ये बताइए, इसका लोअर इंटरवल 1 है, तो क्या 1 हाइपोथेटिकल लग रहा है, रियल लग रहा है, या ये आर्टिफिशियल लग रहा है? बेटे 1 यूनिट खरीदना तो आर्टिफिशियल है, ये तो क्लास इंटरवल बनाया था। अच्छा आप देखो, तो मैं कहता हूँ एक तो हमारा प्रपोजल ये हो सकता है कि टू बाय 1000 यूनिट्स, बिकॉज अगर आप 1000 बाय करेंगे और अप टू दिस तक करेंगे तो आपको रेट 20 रुपए का ही पड़ेगा। तो मैंने टी शर्ट के एग्जांपल से बताने की कोशिश की दैट व्हाई यू विल बी गोइंग फॉर लोअर इंटरवल। अच्छा, व्हेन यू बाय 1500 यूनिट्स up to this, so you will buy no doubt 1500, the rate will be $19.50, and similarly when you buy 2000 units the rate will be $18.50. now the point is यहाँ पे कितना लें, 1 यूनिट लें या कुछ और लॉजिक से करें? ध्यान से मैं ये कहता हूं, इसका डिफरेंस देखें तो 500 यूनिट का है, इसका डिफरेंस देखें तो 500 यूनिट का है। तो मैंने उस सेंस में 1 यूनिट तो हाइपोथेटिकल है, इन दोनों का डिफरेंस भी मैंने 500 यूनिट्स ले लिया। आई रिपीट, 1 यूनिट को लेना बेवकूफी है, ठीक है सर? तो अभी जैसे मैंने 1000 यूनिट्स लोअर लिमिट लिया, फिर 1500 लोअर लिमिट्स लिया, 2000 यूनिट्स लोअर लिमिट लिया, और मैंने देखा 1000, 1500, 2000 में लोएस्ट लिमिट में 500 का डिफरेंस है, तो मैंने इसलिए प्रपोजल 1 में 500 ले लिया। बेटे इस तरह से लिखा मैंने, स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। पहला स्टेप है टू बाय 500 यूनिट्स इन 1 ऑर्डर, मतलब हम एक ऑर्डर में 500 यूनिट करके ऑर्डर करें, हमें 8000 यूनिट खरीदने, एक ऑर्डर में 500 यूनिट्स करने हैं, ठीक है जी। दूसरा प्रपोजल देखें, मैंने बड़ी मेहनत की सर, आपके लिए पहले से ये हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की कि आपका टाइम भी बचे और आप लिख भी लें और आपको बात भी लॉजिकली समझ आ जाए, और मैं फुल एनर्जी के साथ आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताऊं। अगर मैं यहाँ लिख रहा होता तो मैं बॉडी लैंग्वेज से कैसे समझा पाता? प्रपोजल नंबर 2, टू बाय 1000 यूनिट्स इन 1 ऑर्डर। प्रपोजल नंबर 3, टू बाय 1500 यूनिट्स इन 1 ऑर्डर, मतलब 1500 यूनिट कर करके हम खरीदे, 8000 खरीदने। एंड लास्ट प्रपोजल इज, 4 प्रपोजल है बेटे इस क्वेश्चन में, जान के मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडी दी कि आपको हर चीज समझा दूं। लास्ट इज टू बाय 2000 यूनिट्स इन 1 ऑर्डर। तो आई थिंक देयर आर 4 प्रपोजल्स, and because there is a case of discount and because the purchase cost is not fixed, so I cannot follow the formula, so I have to prepare the table. We have already seen कि भाई जब भी डिस्काउंट होता है तो आपको टेबुलर मेथड फॉलो करना पड़ता है और उसमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी पड़ती है, टोटल इन्वेंट्री में परचेज कॉस्ट एनुअल निकालनी पड़ती है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ती है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी पड़ती है। चारों प्रपोजल की टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल लेंगे, जिस प्रपोजल में सबसे कम आएगा उसको कहेंगे आ गले लग जा। तो स्टेप नंबर 2 लिखे कमर सीधी करके, स्टेटमेंट शोइंग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। आराम से लाइंस ड्रॉ करें, कोई जल्दी नहीं है। मैंने पहला कॉलम बनाया कॉस्ट का, दूसरा प्रपोजल 1 का, क्योंकि प्रपोजल 1 में 500 यूनिट्स हैं। फिर दूसरा कॉलम बनाया तीसरा प्रपोजल 2 का, क्योंकि प्रपोजल 2 में 1000 यूनिट्स हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम बनाया मैंने प्रपोजल 3 का, क्योंकि प्रपोजल 3 में 1500 यूनिट्स हैं। और लास्ट कॉलम मैंने प्रिपेयर किया 4th प्रपोजल का, and I know that there are 2000 units in that last proposal, so I have prepared the columns. First is the cost, I have written the cost. Second is 500 units, then 1000 units, then 1500 units, and then 2000 units. अब मैंने क्या किया, सबसे पहले, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री कॉस्ट में 3 एलिमेंट्स होते हैं, 1 इज परचेज कॉस्ट, सेकंड इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, थर्ड इज होल्डिंग कॉस्ट। तो मैंने कुछ नहीं किया, एनुअल परचेज कॉस्ट लिखा, फिर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखा, और फिर एनुअल होल्डिंग कॉस्ट लिखा। अभी हम देख लेंगे कैसे निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने का नहीं यार, भूपेश आनंद के होते होते। अच्छा, अब आप पहले कॉलम में स्टिक रहिए, पहले 500 यूनिट्स वाले कॉलम में स्टिक रहिए, प्रपोजल 1 में स्टिक रहिए। आपको 8000 यूनिट पूरे वर्ष में 12 महीने में एनुअली खरीदने हैं, ठीक है सर? 500 यूनिट करके खरीद रहे हैं। अच्छा, जब हम 500 करके खरीद रहे हैं तो वो पहले लॉट में आया 1 से 999 और उसका 22 रुपए का रेट था। तो मैंने क्या लिखा, 8000 यूनिट 22 रुपए के बेसिस पे, ये आ गया जी 1,76,000, $1,76,000। अच्छा, जब मैं 500 यूनिट करके परचेज करूंगा
and I have to purchase total 8,000 units, then how many number of orders I will be doing? I will be opting for that. I think we have already seen how to calculate number of orders. Annual consumption upon the quantity which I have ordered in one order, and annual consumption is 8,000 units, and in this first proposal I am ordering 500 units. तो बेटे मैं क्या करूंगा, 8,000 भाग में 500. अच्छा, एक बार ऑर्डर करेंगे तो कितने पैसे लगते हैं बेटे, $180 गिवन है. एक बच्चा कहता है ये अज्यूम किया है. हाँ अज्यूम किया बेटा, तू सोता रहे, नींद आ रही है तेरे को. $180 गिवन था. $8,000 अपॉन 500 यूनिट्स इंटू 8,000 यूनिट्स अपॉन 500 यूनिट्स इंटू $180. ये आपके सामने ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई साहब 2,880. आप आराम से देखो ना, आप में से काफी बच्चे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. बेटे मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैंने तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, और मोबाइल के कैलकुलेटर को यूज नहीं किया क्योंकि उससे आंखें भी खराब होती हैं और वो अलाउड भी नहीं है. नॉर्मल कैलकुलेटर ले बेटे, टेबल वैल्यूज आपको मिलेगी बट नॉर्मल कैलकुलेटर लें. आप बताएं एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं. I think we have discussed in so many points that we always calculate holding cost on the average quantity purchased. That is, and why, what is the logic behind that? मैं उस पर डीप नहीं जा रहा, मैंने बहुत कुछ बताया. तो 500 प्लस जीरो, अब जीरो है ही नहीं, जीरो ऐड करें तब भी कोई बात नहीं, इसलिए मैंने जीरो लिखा नहीं, क्योंकि क्वांटिटी परचेज मैंने फर्स्ट प्रपोजल में की 500. इट मीन 500 प्लस जीरो अपॉन 2. अब जीरो होता नहीं तो जनरली हम जीरो लिखते भी नहीं, तो 500 अपॉन 2 इंटू 2.2 कैसे आ गया बेटे. आपको 10% की होल्डिंग कॉस्ट गिवन है, एंड होल्डिंग कॉस्ट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट, एंड इंटरेस्ट कॉस्ट इज अ अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट. जो पूंजी, जो पैसे आपने परचेज करने में लगा दिए, अगर नहीं लगाते तो वो बच जाते. अब आपने जब परचेज किया तो आपके पैसे ब्लॉक हो गए. अच्छा आप ये बताओ जी, जब आप 500 यूनिट खरीद रहे हो तो इस ब्लॉक में आएगा, इसका रेट क्या है, ₹22, $22 इंटू 10% करें तो बेटा कितना आएगा बताओ ना, $2.2 ही तो आएगा एक यूनिट के ऊपर. तो मैंने यही तो किया है, $2.2. आप चेक करिए, $2.2 आई हैव जस्ट डन इट. और 550 होल्डिंग कॉस्ट आ गई. अगर दम है ना आपके पास, कुछ खाली बातें नहीं है, अगर सच में दम है ना, दम है अगर आपके पास, तो कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए. 1,76,000 परचेज कॉस्ट में ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐड कर दें और होल्डिंग कॉस्ट भी ऐड कर दें, तो ये आपके सामने आ गई जी टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट. टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट $1,79,430. अगर आप 500 यूनिट करके खरीदते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट $1,79,430 रहेगी. ठीक है सर. बट अगर आप एक हजार यूनिट करके खरीदते हो, दैट इज प्रपोजल नंबर 2. इफ आई परचेज 1,000 यूनिट्स इन वन ऑर्डर, इन टोटल अगेन आई हैव टू परचेज 8,000 यूनिट्स ओनली. मुझे खरीदने तो 8,000 यूनिट्स ही है ना यार पूरे साल में, तो और मैं एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल रहा हूं. 8,000 यूनिट को मैं यहां पर $20 से मल्टीप्लाई करूंगा. क्यों? क्योंकि मैं जब 1,000 खरीद रहा हूं तो बेटे 1,000 तो इसमें आएगा, और इसकी परचेज प्राइस कितनी है, $20 पर यूनिट. तो मैंने क्या किया, $20 से मैंने मल्टीप्लाई किया, और यहां पर आ गया जी $1,60,000. $1,60,000. सेकेंड इज ऑर्डरिंग कॉस्ट. बेटे 8,000 यूनिट पूरे वर्ष में खरीदने, हजार करके मैं खरीद रहा हूं, तो 8,000 भाग में 1,000 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, दैट इज A/Q, पता ही आपको, इंटू CA. ये आ गया जी 1,440, $1,440 इज ऑर्डरिंग कॉस्ट. एंड बिकॉज आई विल बी कैलकुलेटिंग द होल्डिंग कॉस्ट, तो बेटे ऐसे ही करना है, पहले कॉलम वाइज करना है. मैंने तो बना दिया, आपने ऐसे कॉपी पेस्ट थोड़ी मारना है, कॉलम वाइज करना है. ठीक है जी. तो आप यहां चेक करिए, Q प्लस 0 अपॉन 2 करते हैं तो 1,000 यूनिट्स आपने परचेज किए, बिकॉज यू आर बाइंग 1,000. तो 1,000 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 10% ऑफ परचेज कॉस्ट. परचेज कॉस्ट है ₹20 की, चेक करो ये रहा.
इसका 10% करो अगर, तो $2 आ जाता है। तो चेक करियो जी, मैंने $2 से मल्टीप्लाई किया। बड़ी मेहनत की है यार, आप क्या सोचते हो आसान थोड़ी है। $1000 ही मेरे सामने आ गया। इसके बाद मैंने कॉलम वाइज टोटल किया, प्रपोजल नंबर 2 का, और परचेज कॉस्ट ऐड की, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐड की, होल्डिंग कॉस्ट ऐड की, और ये आ गई जी 1,62,440, और यहाँ पर आ रही थी 1,79,430। इट मीन्स अगर मेरे पास दो ही प्रपोजल होते तो अभी तक मेरा आंसर आता दैट इट इज बेटर टू बाय 1000 यूनिट्स इन वन ऑर्डर, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब मैं आ गया जी प्रपोजल नंबर 3 में, क्योंकि देयर आर 4 प्रपोजल्स। थर्ड प्रपोजल इज टू परचेज 1500 यूनिट्स इन वन ऑर्डर। अगर हम 1500 यूनिट एक ऑर्डर में खरीदते हैं तो फिर भी मुझे खरीदने तो 8000 ही है ना। हाँ, अगर 1500 यूनिट कर मैं परचेज करता हूं तो माय परचेज प्राइस विल बी 19.50। मेरा परचेज प्राइस $19.50 रहेगा। तो मैंने वही किया है, 8000 इंटू 19.5। ये आपको समझ आ रहा है बेटे, क्योंकि परचेज प्राइस मेरा इसमें कम हो जाएगा बिकॉज आई एम बाइंग 1500 यूनिट्स इन वन ऑर्डर। अच्छा, 8000 8000 8000 divided by 1500 because I am buying 1500, तो I can calculate number of orders. Cost per order is 80, तो मैंने बेटा वो निकाला $960 is ordering cost। एंड सिमिलर बेसिस में मैंने होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट की, बिकॉज मैं क्वांटिटी 1500 यूनिट परचेज कर रहा हूं, तो 1500 प्लस 0.2, जीरो कुछ होता नहीं, इसलिए मैंने 1500/2 इंटू। अब सवाल आता है 1.95 कैसे आ गया। बेटे देखो, यहाँ पे 19.5 का रेट लगेगा, इंटू अगर आप 10% निकालें तो बेटे यही आएगा 1.95। तो मैंने वही लिखा 1.95, ये लिखा जी 1.95, और ये आंसर आ गया। अगर आप टोटल करें कॉलम वाइज, है ना, तो ये आंसर आ रहा है जी $1,58,423। दिस इज अ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। एक बच्चा पानी पीने चला गया, दूसरा बिल्कुल कमर सीधी करके बैठा, उसको ज्यादा समझ आएगा। लास्ट प्रपोजल में आ गई जी, इफ यू बाय 2000 यूनिट्स इन वन ऑर्डर। अगर आप 2,000 यूनिट करके एक ऑर्डर में खरीदते हैं तो खरीदना तो 8000 यूनिट्स ही है। हाँ, अगर आप 2,000 करके खरीदेंगे तो रेट लगेगा आप कितना बेटे, अब तो रेट लगेगा $18.50, क्योंकि आप 2000 यूनिट्स करके बाय कर रहे हैं, लेकिन खरीदने 8000 ही है। 8000 इंटू 18.5, ये आ गया जी 1,48,000। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 8000 टोटल खरीदने, एक बारी में 2000 खरीद रहे हैं, ए अपॉन क्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया 8000/2000 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर $180। फिर होल्डिंग कॉस्ट वैसे निकाल ली 2000/2 इंटू पर यूनिट कैसे आएगी बेटे, ये देखो ना, 18.5 का 10% निकालेंगे अगर आप, तो कितना आ जाएगा 1.85। मैंने 1.85 से ही मल्टीप्लाई किया, देखो 1.85, और फिर मैंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, दैट कम्स टू 1,50,570। इट मीन्स टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम आ रही है जब मैं 2,000 यूनिट करके खरीदूंगा। मैंने आंसर भी यही लिखा हुआ था, आप देखिए 2000 यूनिट्स और टोटल कॉस्ट विल बी 1,50,570। बेटे आज का ये जो क्वेश्चन है, ये केस स्टडी अगर आपने सच में ईमानदारी से सुनी है और करेंगे तो लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, पेपर में हम क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर 7 में मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कैप्लॉन के, आपके ऐसे होंगे बेटे चुटकियों से, क्योंकि आपके कंसेप्ट समझ आ गया आप। तो थर्ड स्टेप लिखिए जी, द मैनेजमेंट में बी एडवाइस, रिकमेंडेशन प्यार से लिखनी है, प्यार से लिखना बेटे। द मैनेजमेंट में बी एडवाइस टू परचेज 2000 यूनिट्स इन वन ऑर्डर। ध्यान से देखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। एक ऑर्डर में 2000 यूनिट ऑर्डर किए नहीं, 8000 खरीदने हैं, तो 4 ऑर्डर करेंगे, तो लिखेंगे द मैनेजमेंट में बी एडवाइस टू परचेज 2000 यूनिट्स इन वन ऑर्डर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है जी। आइए मैं एक छोटा सा आपको गाना दिखा रहा हूँ, बड़ा ही प्यारा सा गाना है जी, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। आप देखिए, एक मूवी है, गाना तो क्या है, ये तो मूवी है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जब वो स्काई ड्राइविंग करते हैं। इस सीन से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी काम हम करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, घबराहट होती है, डर भी लगता है ना, कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको बताऊं हो जाता है।
अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैं आज यही इस मूवी के थ्रू समझाना चाहता हूं कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल लेवल F9 ACCA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और स्टार्टिंग में दिक्कत लगेगी, 21 चैप्टर्स हैं, नए कंसेप्ट्स हैं, नए लॉजिक्स हैं, लेकिन घबराना नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, स्काई बेटे स्काई डाइविंग है, डर लग रहा है। Let go and run! Just let it all go! तो कह रहा है जस्ट गो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब ये बैठा हुआ भी ये नहीं, डर लग रहा है इसको, आपको भी डर लग रहा है, आपने पेपर नहीं दिया अभी तक स्किल लेवल के। ये देखो, डर लगेगा, लेकिन फिर भी एक्शन लेना है, स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है। Push me! वो कहता है पुश मी, डर तो लगेगा बेटे, आपको पुश करना है अपने आप। ये भी नीचे कूद गया, अब तीनों कूद गए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये ACCA का अटेम्प्ट नहीं मिलेगा दोबारा। देखो जब अभी देखो नीचे पहुंचने वाले हैं, बस इनका पैराशूट ओपन हो जाएगा और जब ये नीचे पहुंचेंगे, मिलेंगे, तो कितने खुश होंगे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ACCA क्लियर कर लिया, F9 स्किल लेवल। कितनी खुशी मिलेगी यार। तो आपको एक बार स्टेप लेना है। इतने खुश हैं जैसे ACCA इनका क्लियर हो गया हो बेटे। देखो तो आप सभी को फर्स्ट स्टेप लेना है, हिम्मत करनी है। आप जॉब कर रहे हैं तब भी टाइम निकालना है और अटेम्प्ट लेकर ईमानदारी से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। लेक्चर 7 में मैं सारे टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग कैप्लॉन के कराने वाला हूँ।